India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को दोषी ठहराया। जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर यूएपीए के तहत दोषी। 8 जनवरी को होगा सजा पर फैसला। BS6 को छोड़कर सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक के दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ये तय करेगी कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन वैध है या नहीं। मेघा इंजीनियरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया गैग ऑर्डर हटाया। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सर्किट बेंच की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना को दी गई थी चुनौती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में अधिवक्ता रंजीत बाबूराव निम्बालकर ने तर्क दिया था कि कोल्हापुर में सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सर्किट बेंच की स्थापना अगस्त में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा की गई थी। बेंच का अधिकार क्षेत्र सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों पर होगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार सर्किट बेंच की स्थापना पर अपवाद होना चाहिए, न कि एक सामान्य बात। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कोल्हापुर बेंच की स्थापना संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह लोगों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कोल्हापुर बेंच की स्थापना करने का निर्णय उचित है और इससे लोगों को न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए बेंच की स्थापना के लिए निर्णय लिया है। मेघा इंजीनियरिंग बदनामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मीडिया गैंग ऑर्डर को पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कई मीडिया संस्थानों पर लगाई गई रोक को हटाया गया था। कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर रोक लगाने वाले आदेश को केवल सीमित परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है। मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2022 में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कंपनी के खिलाफ प्रकाशित खबरों को बदनामी करने वाला बताया गया था। ट्रायल कोर्ट के एक अंतरिम आदेश में मीडिया संस्थानों को कंपनी के खिलाफ कोई भी बदनामी करने वाली सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को केवल सीमित परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि मीडिया पर रोक लगाने वाले आदेश को केवल तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा या ट्रायल की निष्पक्षता को खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा सौंपे गए सामान को धारा 27 के तहत बरामदगी नहीं माना जा सकता। यह फैसला जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया। यह मामला एक महिला की हत्या से जुड़ा है, जिसे एक गांव के पास छोड़ दिया गया था और अगले दिन उसका शव पास की सड़क के किनारे झाड़ियों में मिला।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 3 आरोपियों ने उसका पीछा किया, उसके साथ बलात्कार किया और सबूत मिटाने के लिए उसका गला काट दिया। हाईकोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी के एक बालिया बयान और धारा 27 के तहत बरामदगी पर भरोसा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से बदल दिया और कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए धारा 27 के तहत बरामदगी पर भरोसा किया था, लेकिन यह बरामदगी वास्तव में आरोपी द्वारा पुलिस को सौंपे गए सामान की थी, जो नियमित व्यक्तिगत जांच के दौरान हुई थी। कोर्ट ने कहा कि इसे खोज नहीं माना जा सकता है क्योंकि धारा 27 को लागू करने के लिए छिपाने का तत्व गायब था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 27 के तहत बरामदगी के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने संबंधित तथ्य या वस्तु को पहले छिपाया हो और पुलिस द्वारा की गई बात की खोज आरोपी द्वारा दी गई जानकारी का सीधा नतीजा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा नहीं था क्योंकि आरोपी ने नियमित व्यक्तिगत जांच के दौरान सामान सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सजा को बिना छूट के आजीवन कारावास में बदलकर बिना छूट के 25 साल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला अत्यधिक था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि धारा 27 के तहत बरामदगी के लिए सख्त शर्तें हैं और पुलिस को इसका पालन करना होगा। यह फैसला आरोपी के अधिकारों की रक्षा करने और पुलिस द्वारा की गई गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि चीफ एग्जामिनेशन में हुई कमियों को क्रॉस एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने वसीयत के अटेस्टेशन से जुड़े विवाद के मामले में यह फैसला सुनाया। वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में एक बेटी को शामिल नहीं किया था, जिसने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। वसीयत के अटेस्टेशन के दौरान 2 गवाहों के हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन एक गवाह की मृत्यु हो गई। दूसरे गवाह ने अपने चीफ एग्जामिनेशन में ये नहीं बताया कि उसने दूसरे गवाह को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ एग्जामिनेशन में हुई कमी को क्रॉस एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग सवाल पूछने की अनुमति है और दिए गए जवाब को कम सबूत वाला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादन के संबंध में एकमात्र संदेह वसीयतकर्ता की वसीयत करने की क्षमता से संबंधित है, खासकर उसकी शारीरिक स्थिति से। हालांकि इस पहलू को बिना किसी शक के सही माना गया। कोर्ट ने दोहराया कि विवेक का नियम, जिससे ऐसी वसीयत को सही ठहराते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जो कानूनी वासियों को पूरी तरह से वंचित करती है, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को वैध रूप से साबित माना और अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि वसीयतकर्ता की कुर्सी पर बैठकर मामले की जांच करनी चाहिए और कोर्ट अपने विचारों को वसीयतकर्ता के विचारों से बदलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए अस्थायी न्यायाधीश एकल पीठ या डिवीजन पीठ में बैठ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अप्रैल 2021 के आदेश में दी गई शर्तों में बदलाव किया गया है। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अस्थायी न्यायाधीशों को केवल डिवीजन पीठ में ही बैठना चाहिए, जिसमें केवल अस्थायी न्यायाधीश ही हो। हालांकि जनवरी में कोर्ट ने इस शर्त को अस्थायी रूप से हटा दिया था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि स्थायी न्यायाधीश एकल पीठ या डिवीजन पीठ में बैठ सकते हैं, जिसमें स्थायी न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह यह तय करें कि डिवीजन पीठ में कौन अध्यक्षता करेगा।
कोर्ट ने कहा कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का उद्देश्य हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी न्यायाधीशों को एकल पीठ में बैठने की अनुमति देने से मामलों की निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हाईकोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों की भूमिका को और अधिक स्पष्टता मिलेगी। कोर्ट ने इस फैसले से हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि न्यायिक अधिकारी को अपने निलंबन के कारणों का पता लगाने के लिए सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने मध्य प्रदेश के पन्ना के प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायाधीश राजा राम भारती के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, पिटीशनर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने निलंबन के कारणों का पता लगाने के लिए आवेदन दाखिल किया है। इस तरह की कार्यवाही पूरी तरह से अनसुनी है और एक अनुभवी अधिकारी से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। राजाराम भारती ने अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। निलंबन आदेश में कहा गया था कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और उनके मुख्यालय को बदल दिया गया है ताकि वह सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ न कर सके और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन भारती को एक व्यापक प्रतिनिधित्व दाखिल करने की अनुमति दी जिसमें निलंबन को वापस लेने या अन्य राहत की मांग की जा सके। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द निर्णय ले, लेकिन 4 सप्ताह से अधिक नहीं। मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल ने कहा, क्या होगा अगर वह एक न्यायिक आदेश पारित करते हैं जो स्पष्ट रूप से गलत है। उन्होंने सेवानिवृत्ति में से एक पखवाड़े पहले ऐसा क्यों किया। यह एक बढ़ता हुआ रुझान है जब न्यायाधीश सेवानिवृत्ति से पहले ऐसे आदेश पारित करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में आता है और उसे रोजगार में भेदभाव से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण का हकदार है। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि एचआईवी पॉजिटिव कर्मचारी को दीर्घकालिक शारीरिक हानि होगी जो समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करेगा। अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को अपने मूल पद पर काम करने में असमर्थता है तो उसे वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान करने उचित व्यवस्था करानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, यदि पेटिशनर की चिकित्सा स्थिति उसे मूल पद पर काम करने की अनुमति नहीं देती तो उसे किसी अन्य समकक्ष पद पर वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान करनी होगी। यदि ऐसा कोई पद तुरंत उपलब्ध नहीं है तो उसे समकक्ष सुपरन्यूमरी पद पर रखा जाएगा। एक एचआईवी पॉजिटिव कांस्टेबल ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे चिकित्सा आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने बीएसएफ के आदेशों को रद्द कर दिया और कहा यह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को विकलांगता के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें उचित व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें BS6 को छोड़कर सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। याचिका में कहा गया है कि BS4 वाहनों को 2010 से 2020 तक बेचने की अनुमति दी गई थी और जिन वाहनों को 2020 में खरीदा गया था वे अभी भी केवल 5 साल पुराने हैं। ऐसे में इन वाहनों के संचालन पर रोक लगाना अनुचित होगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया जिसमें BS4 की नई वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत और इसे चुनौती देने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन वैध है या नहीं।
इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के CAQM ने दिल्ली में BS4 और इससे आगे के वाहनों को 10 और 15 साल आयु पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति देने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में सुधार की गुहार लगाई थी। CJI सूर्यकांत ने आदेश में सुधार करते हुए BS4 और उससे आगे के वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत दे दी थी। साथ ही ग्रेफ 4 लागू होने के दौरान BS3 की नई मॉडल गाड़ियों के संचालन की अनुमति देते हुए कहा कि खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। CJI के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा गया, यह वायु प्रदूषण का संकट हर साल होता है। हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने और उसे धीरे धीरे लागू करने की जरूरत है। उन्होंने CAQM से कहा कि वह लॉन्ग टर्म उपायों पर सिर से विचार करे और इन पर अपने विचार के दौरान शहरी ट्रैफिक, साफ सफाई, पराली जलाना व किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए इंसेंटिव देने के तरीके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का रेगुलेशन और जब एक्टिविटीज बंद हो तो वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम करने, घरेलू गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण और उसके उपाय, ग्रीन कवर बढ़ाने, नागरिक जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर भी विचार करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को लेकर पूरे NCR के लिए एक कमेटी बनाने के लिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा द्वारा मिलकर प्रयास किया जाए। देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली पटियाला हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने NIA कोर्ट ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को UAPA की धारा 18, 19 और 39 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट इन दोनों दोषियों की सजा पर 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा। दरअसल NIA ने सितंबर 2017 में कुपवाड़ा के रहने वाले नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर को गिरफ्तार किया था। जहूद अहमद पीर और नजीर अहमद पीर पर आरोप था कि वे आतंकवादी बहादुर अली को साजिश रचने, पनाह देने और मदद करने में शामिल थे। बहादुर अली हिजबुल कमांडर बुरहान वाली की हत्या के बाद कश्मीर में आंदोलन भड़काने के लिए पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी और सीमा जोशी को कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप से बरी कर दिया है। दोनों महिलाओं पर 2020 में एक अनधिकृत विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, जहां उन्होंने मास्क नहीं पहना था और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया था। अक्टूबर 2020 में एक पुलिस निरीक्षक ने कथित तौर पर दोनों महिलाओं को एक सड़क पर अनधिकृत विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए देखा था। निरीक्षक ने घटना का वीडियो बनाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। उन पर IPC की धारा 269 बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाला लापरवाह कृत्य और 188 सार्वजनिक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा और महामारी अधिनियम की धारा 3 नियमों की अवज्ञा के लिए दंड के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या यादव ने अपने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी ने दोनों महिलाओं का कोविड-19 परीक्षण नहीं कराया और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 पॉजिटिव थी और वायरस फैला सकती थी। कोर्ट ने कहा इस मामले में जांच अधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों का कोविड-19 परीक्षण नहीं कराया था और इसलिए रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो सुझाव दे कि आरोपी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव थे और उस बीमारी फैला सकते थे। कोर्ट ने यह भी देखा कि सरकारी आदेश जिसमें कोविड नियमों को निर्धारित किया गया था एक अमान्य दस्तावेज था। कोर्ट ने प्रख्यापन को साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक सामान्य दस्तावेज है, यह दिनांकित नहीं है, इनमें कोई प्रश्न संख्या नहीं है और द्वारका के ACP के हस्ताक्षर भी PW 4 द्वारा साबित नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने अंततः दोनों आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध के तत्वों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा दोनों आरोपों व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को धारा 269, 188, 34 IPC और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के तत्वों को उचित संदेह से परे साबित करना था। अभियोजन पक्ष के पास आरोपियों को अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है।
आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि ट्रांजिट बिल क्या होता है। क्या फेक करेंसी मिल जाना ट्रैफिकिंग माना जा सकता है? कैलकाटा हाई कोर्ट ने अनिकुल इस्लाम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सिर्फ ये क्लैरिफाई किया है कि इंडियन करेंसी नोट मिल जाना सेक्शन 489 आईपीसी के तहत, जो कि 179 ऑफ बीएनएस होता है। कोर्ट ने ये कहा कि एजम्पशन नहीं, बाकी स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स का प्रूफ होना जरूरी है। सेक्शन 489 बी और 489 सी के तहत प्रोसिक्यूशन को दोनों ही एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूफ करने होते हैं। एक्यूज को यह पता होना चाहिए कि करेंसी नकली है, उसका इरादा उसे असली समझकर यूज करना होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फेक नोट्स या क्वांटिटी या क्वालिटी, चाहे वो ज़्यादा हो या कम क्वालिटी हो, ये सर्कमस्टेंशियल फैक्टर है। कोई भी नंबर ऑफ नोट्स ऑटोमेटिकली ट्रैफिकिंग का प्रेजम्पशन क्रिएट नहीं करता है। किसी भी नेगेटिव इंटरफेरेंस से पहले प्रोसिक्यूशन को ये फाउंडेशनल फैक्टर एस्टैब्लिश करना होगा, जैसे कि कॉन्शियस पोजेशन और मूवमेंट या सर्कुलेशन का एविडेंस। कोर्ट ने ये भी ऐड किया है कि सेक्शन 489 बी के अंडर क्लियर और स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम करना मैंडेटरी है। अगर प्रॉपर चार्जेस फ्रेम नहीं है तो ट्रैफिकिंग प्रिजम्पशन नहीं किया जा सकता है। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.